में कोई बात नहीं है, समंदर से मिले प्यासे को शबनम। आपका इंतज़ार 1.5 महीने, मैं तो चले आपसे जानता हूँ, कुछ आपसे मिलने का मौका लोगों को नहीं मिला होगा, तो वो फैज़याब करें सर। मोस्ट वेलकम जी। बातें तो बहुत हैं, तो वो तो शुरू करेंगे तो कभी ख़त्म ही नहीं होती। एक्चुअली मेरी एक प्रायर कमिटमेंट है, मैंने आपको भी जाना है तो कोई 5 मिनट बात करूँगा। सादा सी बातें। आपने इतनी ज़बरदस्त ट्रेनिंग आपने हासिल की है पिछले 6 हफ्ते में। मुझे उसके बारे में कुछ सुन गुन, डॉक्टर एजाज़ कुरैशी मेरे साथी भी हैं, मेरे साथ काम करते हैं, तो उनसे मिलती रही। मैं समझता हूँ कि NLP अपने माइंड के ज़रिए अपने ब्रेन को ऑपरेट करने का नाम है। यानी आप अपने माइंड से अपने ब्रेन को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कैसे चलाते हैं, ये NLP है। और इस तरह हर बंदा जो कि अपने माइंड से अपने ब्रेन को चलाता है, तो हर बंदा NLP प्रैक्टिशनर है। अब उसमें एक्सेलेंस कैसे हासिल की जा सकती है, तो उसमें एक तो मेरा ख़्याल है कि ज़बानदानी की तरफ तवज्जो देने की बहुत ज़रूरत है। आप अपने आप से कैसे बातें करते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। फिर आप दूसरों से कैसे बातें करते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। दिमाग का इस्तेमाल कैसे करना है, वो जो कहते हैं कि हमारे पास सारे रिसोर्सेज पहले हैं, हर नॉर्मल इंसान के अंदर वो सारे रिसोर्सेज मौजूद हैं और उसको पता नहीं है कि कितने अनमोल वसाइल उसके पास मौजूद है, और वो जो भी करना चाहे कर सकता है, और जो कोई दूसरा कर सकता है तो उसको देखकर वो भी वैसे कारनामे अंजाम दे सकता है और उससे बढ़कर भी ऐसा कर सकता है। जहाँ तक हमारी 5 सेंसेस का ताल्लुक़ है, आम तौर पर कहा जाता है कि कुछ लोग विजुअल होते हैं, कुछ लोग ऑडिटरी या किनेस्थेटिक। मेरे ख़्याल में सब लोगों में 5 सेंसेस होती हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल कुछ लोग ज़्यादा करते हैं ऑडिटरी तरीके से, कुछ विजुअल तरीके से। अभी बात आप बता रहे थे कि ये सारे तरीके हैं, तो मुझे लग रहा था कि मैं सभी तरीके एक जैसे इस्तेमाल करता हूँ, यानी विजुअल, ऑडिटरी और किनेस्थेटिक। तो अगर हमें पता चल जाए कि हम कोई अपनी हिस्स कम इस्तेमाल करते हैं, तो इसका मतलब है कि हमें उस दिन से वो ज़्यादा इस्तेमाल करनी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अधूरा इस्तेमाल दिमाग का मुनाफा बख्श नहीं होगा। और इस लिहाज से कुछ चीज़ें हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम के बारे में हमें पता होनी चाहिए कि हमारा एक मेमोरी सिस्टम होता है, और हमारे जहन में वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही होती है, ऑडियो रिकॉर्डिंग हो रही होती है। हत्ता कि जो रिकॉर्डिंग्स ये कैमरे नहीं कर सकते, हमारा दिमाग वो भी कर रहा होता है। यानी खुशबू की रिकॉर्डिंग, यानी जायके की हिस्स को भी महफूज कर लेना, और एहसासात को भी तय दर तय बिठाते चले जाना। तो शायद फ्यूचर में कभी ऐसा वक्त आए कि ऐसे कैमरे ईजाद हो जाएं कि किसी शादी ब्याह की वीडियो में पता चल जाए कि खानों की खुशबू कैसी थी। तो जो ह्यूमन कंप्यूटर है, यानी ह्यूमन ब्रेन है, इसको वैल्यू करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसका प्रॉब्लम सिर्फ एक है कि हमारे पास बैगेज है जो इसको काम नहीं करने देता। हमारा बैगेज बहुत होता है। जब हम इस दुनिया में आके आँख खोलते हैं, तो लोग हमें बताना शुरू करते हैं कि दुनिया यहाँ तक कैसे पहुँची। जैसे आप किसी स्टेडियम में मैच देखने जाते हैं, दरमियान में कहीं आप चले जाते हैं, तो आप पूछते हैं अच्छा स्कोर क्या है, तो क्या चल रहा है। और दुनिया में जब हम आते हैं तो लोग अपनी स्वाबदीद के मुताबिक जो कुछ भी उन्होंने कभी सीखा होता है, समझा होता है, जाना होता है, जो कि बाज़ औक़ात पुराना होता है और बाज़ औक़ात वो ऑर्थोडॉक्स भी होता है, और बाज़ औक़ात वो ऑब्सोलीट भी होता है। तो उन चीज़ों को भी हम गले लगाने पे मजबूर हो जाते हैं, और फिर ताज़िंदगी वो गले में पड़े हुए ढोल बजाने पड़ते हैं। NLP सीखने वालों के लिए ये भी बड़ा ज़रूरी है कि वो अपने दिमाग में अनलर्निंग के प्रोसेस में भी जाए, अनलर्निंग, और साइंटिफिक सोच को गले लगाना शुरू करें। अपनी साबका कामयाबियों को दोहराने के लिए भी बहुत सारी टेक्निक्स आपने सीखी होंगी, लेकिन अगर आप अपने आप
को NLP प्रैक्टिशनर के तौर पर अपनी ज़ात के लिए या दूसरों की मदद के लिए आगे ले जाना चाहते हैं तो आप टेलीविज़न की एडवर्टाइजमेंट पे गौर करना शुरू करें। वो बेहतरीन इस्तेमाल होता है, उनको पता नहीं होता कि वो NLP का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन एक 45 सेकंड की एडवर्टाइजमेंट में कभी वो चेहरों को करीब करके और बड़ा करके और रोशन करके दिखाते हैं, और कभी उनको वो दूर ले जाते हैं, फिर मनाज़र चेंज होते हैं, फिर बीच में कोई जज्बाती बात करते हैं, कोई स्टोरी बोर्ड होता है। एक छोटी सी एडवर्टाइजमेंट में एक पूरी कहानी होती है जो लोगों को ज़िंदगी बदलने में मदद देती है, यानी उनके जो बाइंग डिसीजंस हैं वो शेप अप होने शुरू हो जाते हैं। तो अगर हम अपने दिमाग में किसी चीज़ को बहुत बड़े साइज़ में देख रहे हैं, रोशन देख रहे हैं, क्रिस्टल क्लियर देख रहे हैं और बिल्कुल सामने देख रहे हैं, तो हमारी तवज्जो फिर उस काम की तरफ रहेगी, चाहे वो अच्छा काम हो, चाहे वो हमारे लिए कोई तकलीफ़ दे काम हो। अगर हम माजी के ऐसे वाक़यात को बहुत बड़ा करके सामने देखते रहें और उस पर हम मायूस होते रहें तो ये उसका नुकसानदेह तरीका होगा। और अगर हम अपने माजी की नाकामियों या परेशानियों को दूर से देखें ताकि सबक भी याद रहे और थोड़ा उनको रोशन ना देखें, जैसे किसी पेप्सी ग्लास बबल जो होता है उसके पीछे से आप देख रहे हों, धुंधला देख रहे हों, ताकि हमारे दिमाग के जो पिक्सल हैं वो कम इस्तेमाल हों। लेकिन अगर कोई हमारी मंजिल है, कोई हमारी डेस्टिनेशन है, टारगेट है, तो उसको फिर बहुत बड़े साइज़ में और बहुत रोशन और बहुत क्रिस्टल क्लियर देखें ताकि आपके पूरे दिमाग पे वो छा जाए। आपने बिल बोर्ड्स देखा है किस कदर दुनिया में आम हैं, हत्ता के बाज़ औक़ात सड़कों पे इनकी वजह से हादसात हो जाते हैं, लेकिन बिल बोर्ड के ऊपर जो रोशनियाँ जगमगा रही होती हैं वो हमारे दिमाग में उस प्रोडक्ट को पूरी तरह से इम्प्रिंट उसका कायम कर रही होती हैं। तो जो जितने भी ये फ़िल्म डायरेक्टर्स होते हैं ये सारे NLP प्रैक्टिशनर्स होते हैं, यानी जितने अच्छे फ़िल्म डायरेक्टर होते हैं, स्टीवन स्पीलबर्ग है या कोई भी दूसरा डायरेक्टर, जिनकी फ़िल्में कामयाब होती हैं वो इसीलिए कामयाब होती हैं कि वो लोगों की तवज्जो खींच लेते हैं और उनको कैमरे के इस्तेमाल का पता होता है, उनको डायलॉग डिलीवरी कैसे होगी उसका पता होता है। और एक बहुत बड़ी टीम होती है जो कोई 1.5 घंटे की फ़िल्म बनाती है, इसमें सैकड़ों लोग इन्वॉल्व होते हैं और फिर लाखों करोड़ों लोग उस फिल्म को देखते हैं और उसके बाद वो पहले जैसे नहीं रहते। हमारे दिमाग का एक प्रोसेस है जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, यानी हमारा दिमाग एक दुनिया का वाहिद कंप्यूटर है जो सेमी सॉलिड सेमी लिक्विड है। ये उस तरह का हार्डवेयर नहीं है जैसे कि आप बाज़ार से कंप्यूटर्स लेके आते हैं, क्योंकि उस कंप्यूटर में जज्बात नहीं डालने होते और इसमें जज्बात भी होते हैं। तो ये जो हमारा दिमाग है इसकी जो कदर है उसको पहचानना वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इस दिमाग की जो सलाहियतें हैं उसी की वजह से इंसान अशरफुल मखलूक़ात है और उसी की वजह से इंसान की एक बुनियादी इज़्ज़त है, क्योंकि ये इंसान एक अक्लमंद जानवर है और सबसे पहला काम उसे ये करने की ज़रूरत है कि वो अपनी इज़्ज़त करना सीख ले, क्योंकि जो इज़्ज़त लोग हमारी करते हैं वो बाज़ औक़ात शायद इतनी दुरुस्त नहीं होती, उन्हें पूरे हक़ाइक़ का पता नहीं होता। लेकिन जो इज़्ज़त फिर हमारे घर वाले हमारी करते हैं या नहीं करते तो वो कुछ थोड़ा हक़ाइक़ पे मबनी होती है, क्योंकि वो हमारे करीब रह रहे होते हैं। लेकिन असल इज़्ज़त वो है जो हम खुद अपनी करते हैं अपने बारे में जानते हुए। और अगर हम शाम को जाते हैं घर पे और आईने पे नज़र पड़ती है और हम ये कह सकते हैं कि यार तू चंगा बंदा है, तो फिर इसका मतलब है कि आपकी इज़्ज़त नफ्स ठीक ठाक है। और जब आप सही इज़्ज़त नफ्स से ऑपरेट कर रहे होते हैं तो आपकी साइंटिफिक सोचें बेहतर से बेहतर होती चली जाती हैं,
और अगर इज़्ज़त नफ्स ना हो तो फिर आप जंगजू बन सकते हैं, फिर लड़ाई झगड़ा फिर बहुत अच्छा कर सकते हैं। सो अपनी इज़्ज़त नफ्स पे काम करना, अपने आप को काबिल इज़्ज़त समझना, ये हमारे लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है। जबकि हमें हमेशा सिखाया जाता है कि नहीं, अपने आप को तो बिल्कुल गिरा के रखो, और अपने आप पे बड़ा हार्शली तनकीद की जाती है। मैं NLP को बड़ा ही एक सादा सा इल्म समझता हूँ, लेकिन इसके पीछे बहुत गहराई है। जैसे समंदर की सतह कितनी सादा लगती है, कभी कभी उसमें आपको लहरें तो नज़र आती हैं, लेकिन समंदर के अंदर गहराई कितनी होती है उसका अंदाज़ा इंसान को आसानी से नहीं हो सकता जब तक कि वो उसमें गहरे गोते लगा के न देखे। तो NLP के लिए अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं इस फील्ड में, तो सर्टनली आपने इतनी कोशिश करके पिछले 6 हफ्ते में आपने बड़ा टाइम इन्वेस्ट किया है, और आप का जज्बा तो यकीनन है। तो उसके लिए सबसे पहले ज़बानदानी यानी लैंग्वेजेस, एक नहीं ज़्यादा लैंग्वेजेस, जितनी ज़्यादा लैंग्वेजेस आप सीखेंगे उतना ज़्यादा आपको आसानी होगी NLP प्रैक्टिशनर बनने में। और दूसरी चीज़ फिर यह है कि ब्रेन के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझ लें। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आजकल गूगल पे जाके आप बहुत आसानी से इमेजेस देख सकते हैं, लेबलिंग देख सकते हैं, उनके हिस्सों के काम काज क्या हैं दिमाग के, वो थोड़े समझ सकते हैं, और थोड़ी सी मेहनत करने से दिमाग के स्ट्रक्चर का पता चल जाता है। क्योंकि हमारा हर जो एक्सपीरियंस है उसका एक स्ट्रक्चर होता है, और वो स्ट्रक्चर हमारे दिमाग में महफूज पड़ा रहता है। जैसे दफ्तरों में फ़ाइलें महफूज पड़ी रहती हैं, बड़े अफसरान छोटे अफसरान सब एक दूसरे की फ़ाइलें बना रहे होते हैं, और उन फ़ाइलों में बाद अज़ां तब्दीली भी की जा सकती है। इसी तरीके से इंसान के दिमाग में जो स्ट्रक्चर की फ़ाइलें होती हैं उसमें भी तब्दीली की जा सकती है। हम उनमें ऐसे शमूलियत कर सकते हैं, ऐसी चीज़ों को शामिल कर सकते हैं जिससे कि उनकी जो इम्पेक्ट है हमारे मतलब के मुताबिक हो जाए। और NLP सीखने के लिए दूसरी बात यह है कि हम जो फ़िल्में देखते हैं तो इन पे गौर करें कि किस मौके पे कैमरा मूवमेंट क्या है और ऐसा क्यों किया गया, रोशनी से क्या काम लिया गया, बैकग्राउंड म्यूज़िक कैसे तरतीब दिया गया फीलिंग्स को चेंज करने के लिए, और डायलॉग क्या था, बात क्या कही जा रही थी। जैसे कि आजकल आपने वो एक ऐड देखा होगा लाइफ बॉय का, जो ऐड होता है जिसमें एक बच्चा एक छोटी सी बहन को जो पर्दे के पीछे खड़ी है तो आके पूछता है कि क्या बात है, तुम क्यों डर रही हो। तो उसने कहा कि बाहर वायरस है, मैं इस वजह से डर रही हूँ। और उसने कहा कि हम अपनी पाम पे उसको रब करके वो पाम चू कर देंगे। तो यानी एक छोटी सी एडवर्टाइजमेंट में कितनी तफसीली कहानी बयान कर दी गई। लेकिन इसके मुकाबले में कई एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं वो गैर मौसर होती हैं। जैसे चाय की एक एडवर्टाइजमेंट है जिसमें एक बेटी अपने खामद के साथ मैके आती है, अपने वालिद के घर में दाखिल होती है, और ऐसे लगता है कि वो बेटी और बाप आपस में कोई नाराज़ है किसी वजह से, और वो पहला ही फ़िक्रा वालिद बोलता है कि मैं आपके लिए चाय बनाता हूँ, और बेटी कहती नहीं, चाय मैं बनाऊँगी सबके लिए। और फिर वो कि जी उसको चाय को कैसे मीठा करना होता है। पर मुझे उस चाय का इतनी दफ़ा इश्तिहार देखने के बावजूद मुझे चाय का नाम नहीं पता। आप में से किसी को पता है वो कौन सी चाय थी? आपने वो इश्तिहार कितनी दफ़ा देखा? तो इससे आप चाय तो पी सकते हैं, लेकिन वो चाय नहीं पी सकते जो कि वो आपको पिलाना चाहते हैं। तो बहुत अच्छे इश्तिहार भी होते हैं जो लोगों की साइकी को देखते हुए बनाए जाते हैं। आप देखते हैं कि वसीम अकरम को आमतौर पर बहुत सारे एड्स मिलते हैं, और एक एरियल का ऐड है जो कि वसीम अकरम को दिया जाता है कि कपड़े साफ़, धुलाई और ये सारे मामलात कैसे तय पाते हैं। अब मुझे बताइए, वसीम अकरम धोबी है, लेकिन लोग फिर भी उसके कहने पे अमल करते हैं क्योंकि लोगों को वसीम अकरम ने खुशी दी हुई है।
खुशियाँ दी हुई हैं, और जब आप किसी को अच्छा महसूस करने में मदद देते हैं तो वो कभी भी नहीं भूलता। तो वसीम अकरम ने आपको अच्छा महसूस करने में माजी में बहुत मदद दी हुई है। अब वो जो भी कहेगा वो हम मानेंगे। और ह्यूमन ब्रेन चूँकि कंफ्यूज है, और जब वसीम अकरम कहता है कि एरियल इस्तेमाल करेंगे, तो आप देख लिए, देखते ही देखते एरियल नंबर 1 पोजीशन हासिल कर चुका है। और जितने उससे पहले ब्रांड्स थे वो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, और उनको कीमतें कम रख के मुकाबला करना पड़ता है। तो इससे आप अंदाज़ा करें कि किसी को अच्छा महसूस करने में मदद देना, जो कि आप अगर अपने अहले खाना को या दोस्तों को अच्छा महसूस करने में मदद देते हैं कभी, या आप कुछ ऐसा तर्ज़ अमल करते हैं जिससे कि वो बुरा महसूस करते हैं, तो इससे आपकी ज़िंदगी आगे बदलने वाली है। तो या अच्छे के लिए या बुरे के लिए बदलने वाली है। तो ये एक बड़ा दिलचस्प फैसिनेटिंग इल्म है जिसे NLP कहते हैं। पर इसके लिए आपको उतना पैशनेट होने की ज़रूरत है जितना पैशनेट जावेद साइम है। इज़ ए वेरी पैशनेट पर्सन। सुबह शाम दोपहर NLP के अलावा कुछ नहीं सोचते। मेरा ताल्लुक़ इनका बहुत पुराना है, यानी आप समझे कोई 65 साल पुराना। यानी हम दोनों एक ही स्कूल में एक ही क्लास में टाट पे बैठ के पढ़ा करते थे, और ये कोई 64 साल पहले की बात, 64-65 साल। उसके बाद ज़िंदगी में हमेशा साथ रहा, मेल जोल रहा, और मैंने देखा कि ये जो कैन डू एटीट्यूड है ना, कि मैं कर सकता हूँ, ये इनके अंदर है कि मैं ये कर सकता हूँ। और जब हम ऐसा सोचते हैं तो फिर हमारी दुकान खुल जाती है, फिर हम काम करने के लिए आमादा हो जाते हैं। और जब हम सोचते हैं कि मैं नहीं कर सकता, तो दुकान बंद और छुट्टी, और फिर ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो मुझे याद है कि एक दफ़ा मुझे कोई 25 साल पहले, मुझे यूँ लगता है 25-26 साल पहले, मुझे लॉरेंस गार्डन में वॉक के लिए लेके गए जावेद साइम, और उन्होंने कहा जी मैंने आपसे कुछ बातें करनी है। और वो पता नहीं आपको याद होगा कि नहीं। दिक्कत हो रही है, मैं आगे आ जाता ना इधर। आपको वो याद है कि आप मुझे लॉरेंस गार्डन में लेके गए थे वॉक करने के लिए 26 साल पहले, और इन्होंने मुझे बहुत सवाल किए, और वो सवाल आम तौर पर बंदा अजनबियों से करता है, जिससे कि जान पहचान नहीं होती उससे करता है। लेकिन वो ये कोई असाइनमेंट कर रहे थे, अपनी NLP की असाइनमेंट कर रहे थे, और मुझसे जानना चाह रहे थे कि मेरा तर्ज़ अमल ज़िंदगी में क्या होता है, मैं सोचता कैसे हूँ, और मैं खाता क्या हूँ, मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या पसंद नहीं है, मेरे शब रोज़ कैसे गुज़रते हैं। तो ये सारी बातें, बड़ी पर्सनल किस्म की बातें जावेद साइम ने मुझसे पूछी थी। और मेरा ख्याल है कि वो कोई NLP की असाइनमेंट थी जो कि आप कर रहे थे, मॉडलिंग के हवाले से वो आप कर रहे थे। तो ऐसा जो है हर शख्स करता है, मॉडलिंग करना, किसी को रोल मॉडल बनाना, आप चाहें या ना चाहें आप ऐसा करते हैं। अपने वालिदैन को, अपने स्कूल टीचर्स में से किसी को, अपने नेशनल हीरोज़ को, फिल्मी अदाकारों को, सियासतदानों को आप जब चाहने लगते हैं तो फिर आप मॉडल भी कर रहे होते हैं उनको। इसी काम को ज़रा ऑर्गेनाइज तरीके से कर ले तो उसे NLP कहते हैं। वैसे तो सभी लोग कर रहे होते हैं। आपने कभी देखा है कि क्यों गुजरात के सब लोग जर्मनी और यूरोप और इधर उधर चले जाते हैं? अच्छा जी, क्यों गुजरांवाला में 20-22 साल का लड़का बिजनेसमैन बन जाता है और कारखाना लगा लेता है, इंडस्ट्री लगा लेता है? भाई ऐसी क्या बात है कि सारे जो जराही के आलात हैं वो सियालकोट में बनते हैं, वज़ीराबाद में छुरियाँ तेज़ होती हैं, झेलम में लोग फ़ौज में जाते हैं, लाहौर में लोग सुबह उठ के पूछते हैं कि आज खाना की है, तो फिर शाम को की खाना है, तो कल सवेरे फिर की खाना है।
तो किदे हल जाना है, तो साढ़े हल कौन आएगा। तो आप देखिए लाहौर के लोग नहीं कहीं बाहर भी जाते, ज़रा मस्त किस्म के लोग हैं। तो इसकी वजह ये होती है कि हम अपने इर्द गिर्द जो देख रहे होते हैं, हमारे पास अगर हमारे इर्द गिर्द कोई है जिसको खाने पीने का शौक़ है, तो हमें भी खाने पीने का शौक़ हो जाता है, क्योंकि वो बताता है कि फ़लाँ जगह की निहारी और फ़लाँ जगह के पाए, और वो फिर उसका जो डिस्क्रिप्शन देते हैं वो इतनी खूबसूरत होती है कि इंसान पहली फुर्सत में वो काम करना चाहता है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें आप निहारी पाए नहीं खाना चाहते, तो आप अपने ज़हन में उनकी डिस्क्रिप्शन को डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। मसलन मैं समझता हूँ कि पाए नहीं खाने चाहिए मुझे, तो मैंने अपने आप को समझा दिया कि बड़े बदनुमा से होते हैं पाए, जैसे कोई लाश पड़ी हो किसी कीचड़ के अंदर, कोई एक तो उस तरह की काई जमी हुई है उसके ऊपर। तो मेरी ज़रूरत अगर पूरी होती है कि उसके बाद मैं पाए नहीं खाता, या इसी तरीके से अगर मैं कोल्ड ड्रिंक्स जब मैंने छोड़ी तो मैंने सोचा कि मैंने बिल्कुल नहीं सोचा कि कोई ठंडी कोका कोला की बोतल हो जिस पे शबनम के कतरे चमक रहे हों। मैंने सोचा कि एक गर्म बोतल जो डस्ट वाली बोतल के हवाले से मेरे ज़हन में ख़्याल आया, और कोई अच्छा माहौल भी नहीं आया। बड़ा गर्मी के माहौल में कोई एक ट्रक जा रहा है जिसके पीछे से मैंने एक बोतल कोका कोला की निकाली और पिए, और बड़ा बकबका सा जायका है, किसी गटर के किनारे बैठ के मैं पी रहा हूँ। तो अगर मैं अपने इस तसव्वुर से कोका कोला से जान छुड़ा सकता हूँ, जो कि मैं किसी ज़माने में रोज़ एक डाला पी जाता था। 1977 में मैं पानी पीता ही नहीं था, मैं कोका कोला पीता था, और एक डाला रोज़ में, बीच में कोई मेहमान भी पी लेता होगा। और उस वक्त मेरा वज़न 232 पाउंड्स था, और फिर मुझे कॉन्शियसनेस हुई कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। डॉक्टर होने के बावजूद मैं इतना कोका कोला पीता था, अब मैं बिल्कुल भी नहीं पीता, और मैं कोई कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीता, मैं चाय भी नहीं पीता। मैंने चाय भी छोड़ दी, कॉफ़ी भी छोड़ दी, क्योंकि मैं अब चाय जैसी स्टिमुलेंट पे भरोसा करने की बजाय अपने आप पे भरोसा रखता हूँ, और मैं एक्सरसाइज करता हूँ, मैं खाने पीने में परहेज़ करता हूँ, पोर्शन कंट्रोल्स हैं, लेकिन मैं जो खाता हूँ बड़ी तवज्जो से खाता हूँ। अब मैं टेलीविज़न बंद कर देता हूँ जब मैंने खाना खाना हो, अब मैं उस वक्त कॉल नहीं सुनता जब मैंने खाना खाना हो, और एक वक्त में एक काम, और जो काम मैं कर रहा हूँ मैं वहीं होता हूँ, किसी और चीज़ की तरफ मेरी तवज्जो नहीं होती। तो ये सीखने का एक प्रोसेस है जो सभी कर सकते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। बाज़ लोग मुझे सराहने के लिए कहते हैं नहीं आप बहुत ये, आप बहुत वो, आप ये कर सकते हैं, आप वो कर सकते हैं। तो मैं कहता नहीं, आप भी कर सकते हैं। अपने एक्सक्यूज़ से बाहर आ जाएं, अपने एक्सक्यूज़ के पीछे छुपना बंद कर दें। आप सब कर सकते हैं, और अगर आप सब करना शुरू कर दें और मैं भी करूं, तो हमारे मुल्क में वो जो फसाद शब व रोज़ हमें नज़र आता है वो नहीं नज़र आएगा। हम सब जो हैं बहुत कारनामे सरअंजाम दे सकते हैं। हमें पहले से ही वो रिसोर्सेज हासिल हैं, हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो मैं जावेद का शुक्रिया अदा करूँगा कि ये मुझे हमेशा अच्छे लफ्ज़ों में याद करते हैं, इनकी मेहरबानी है, और मैं भी इनके लिए बड़े अच्छे जज्बात रखता हूँ। पिछले दिनों इन्होंने मुझसे फ़ोन पे बात की, तो मुझे उसमें एक फ़िक्रा थोड़ा सा खटका, उसके साथ मैं फिर बात ख़त्म करूँगा कि जो मैं चाहूँगा कि उस फ़िक्रे से ये निकल जाए। मुझे यूँ लगा कि ये कह रहे हैं, मुझे ये लगा, आपने पता नहीं कहा कि नहीं कहा, पर मुझे यूँ लगा कि आप कह रहे हैं कि हुण मैं बुढ़ा हो गया हूँ तो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ताकि लोग ये तो फ़ायदा उठाते रहन, तो मैं हज करन चला जावां तो फिर उत्थे ही रहन लग पावां। नहीं, ऐसा नहीं है। I don't have a such type of a feeling within me. नहीं, लेकिन आपने कुछ बात की थी कि ये मैं जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, नहीं, वो मेरे ज़हन में जो प्लान था वो ये था कि जितना मेरा नॉलेज है ये रिकॉर्ड में आ जाए। तो मुझे उससे ये परसेप्शन मिला कि फिर मैं बस जो करना सीख कर देता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि
काम तो आपको अब शुरू करना चाहिए, क्योंकि काम तो करना आपको अब आया है। तो दिस कैन बी ए गुड बिगनिंग, दिस कैन बी ए स्टार्टअप, यानी ये तो अब शुरू करना चाहिए। वो सारे वो प्रोग्राम मेरा बेटा करके आया, यूके से पोस्ट ग्रेजुएशन करके आया और कहता जी मैं आपको ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा यार मुझे ज्वाइन ना करो, तुम वैसे किसी और को ज्वाइन कर लो, और तो अच्छा रहेगा, तुम खुश रखना अपने बॉस को। तो कहते नहीं, तो उससे तो मुझे कोई बहुत अच्छी तनख्वाह नहीं मिलेगी। तो मैंने कहा तुम्हें जितनी भी तनख्वाह मिलेगी अगर तुम उसको जस्टिफाई करोगे तो बाकी की कमी मैं पूरी कर दूंगा। कहते नहीं, मैंने आपके साथ काम करना है, मैंने तो साइकोलॉजी की इसलिए कि मैं आपके साथ काम करूं। मैंने कहा फिर एक बात याद रखना कि मुझे रिप्लेस नहीं करना, मुझे ज्वाइन करना, जो तुमने लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, मुझे रिप्लेस करने की कोशिश ना करना। मेरा इरादा अभी 25-30 साल और काम करने का है, तो सब्र से इंतज़ार करना। तो मेरा अपना इरादा है ना एक, अब मेरे इरादे पे तो दुनिया नहीं चलती, मेरे इरादे पे तो ये कायनात नहीं चलती, पर आई हैव ए राइट टू माई इंटेंशन। मेरा इरादे की भी एक मुझे हक है ना। तो मेरा इरादा तो है 25-30 में, मैं भी सोचता हूँ काम तो करना अब आ रहा है, तो अभी क्यों पाक सरज़मीन शाद बाग शुरू कर दें, अभी क्यों ना काम करने के लिए कमर कस के रखें और अपने वजूद को जो अल्लाह ताला की इमानत है अच्छे से अच्छा बना के रखें, और उसको बनाने संवारने में डेली जो थोड़ा बहुत आपको एफ़र्ट करनी पड़ती है तो वो करें, एक्सरसाइज करें, वॉक करें, योगा कर लें, जो कुछ भी करना चाहते हैं वो करें और एक भरपूर ज़िंदगी गुजारें। क्योंकि हमने तो कभी सोचा भी नहीं था 1960 में कि आगे इतनी खूबसूरत ज़िंदगी आने वाली है। लोग माजी को याद करते हैं कि जी वो माजी में ऐसा होता था, माजी में वैसा होता था। जैसा आज हो रहा है ना, वो बड़ा बाकमाल हो रहा है, तो उसकी कदर करना सीखे। माजी में कुछ नहीं रखा, आज और आने वाला वक्त, ख़ास तौर पर आने वाला वक्त जो है वो जीने का वक्त होगा। ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए बेहतरीन वक्त आ रहा है। पहले ताकत की ज़रूरत थी और ख़वातीन के पास चूँकि ताकत नहीं होती उतनी जितनी मर्दों के पास होती है, तो वो थोड़ा पीछे रह जाती थी। अब ताकत की ज़रूरत नहीं है, अब दुनिया में दुनियादारी की ज़रूरत है, समझदारी की ज़रूरत है। ताकत कोई मानी नहीं रखती, और ख़वातीन को जो विमेन एम्पावरमेंट का तस्वर है, ये विमेन विजडम के तस्वर से थोड़ा बदलने की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।